हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के 8वें चैप्टर तरंग गति और ध्वनि से संबंधित टॉप 70 क्वेश्चन पूरे एनालिसिस के साथ करवाने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हैं पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंग है। उपयुक्त विकल्प में ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि रेडियो तरंगे एक्स तरंगे तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षेप है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता जाता है। यांत्रिक तरंगे माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। यहाँ की हवा जो है विद्युत आवेशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आइनोस्फीयर द्वारा। किसके द्वारा? तो आइनोस्फीयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल उत्तरदायी है, जो देखिए 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कभी भी शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो एक आवेशित कण है। एक आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है 2015 में। करा है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये तरंगे नहीं होती है। करा है उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। कॉस्मिक किरणें जो है बहुत करा है कि ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है और वे सूर्य से उत्पन्न होती है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। कराए परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगे तथा सूक्ष्म तरंगों की का भी संचरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य। कराए माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यदि यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणें को प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक राडार जो
शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? तो वह रेडियो तरंगे प्रयोग करता है। कह रहा है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो क्या प्रयोग करता है? रेडियो तरंगे, क्योंकि वो रेडियो तरंगे भेजता है और वायुयान में टकरा पर वापस पुनः आ जाता है। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों, विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा, गति का पता लगाया जाता है। कराए जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो 10⁻⁻7 m होती है। कितनी होती है? तो 10⁻⁻7 m होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या है? तो माइक्रोवेव है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं। टेलीविजन दर्शक जो है डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं? एंटीना छोटे होते हैं, ठीक है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा में विचलित कर देती है। ये वजह से ये सब साफ नहीं दिखती है, स्पष्ट सिग्नल नहीं देता है। कह रहा है बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बूंदे द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम होती है। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एफएम प्रसारण जो रेडियो सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास होता है। क्या होता है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। एफएम बैंड के लिए यह प्रास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? तो मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंत के रोगों के निदान के लिए एक्स किरण का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आंसर ए, एक्स किरण। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो एक्स किरणें, सीटी स्कैन में भी एक्स किरणें और आंतों के रोगों के लिए भी एक्स किरणें। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर ध्वनि। ध्वनि माध्यमों में ध्वनि माध्यमों का क्या कीजिए? तो जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में तो सबसे पहले क्या होगा? नाइट्रोजन, फिर जल, तो इस्पात। कह रहा है ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, इसलिए सबसे पहले ठोसों में कह रहा है आरोही, तो आरोही में सबसे कम नाइट्रोजन में, फिर जल। इसीलिए कह रहा है कि गति सर्वाधिक, जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा इस्पात में, फिर जल में, तब नाइट्रोजन में। कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है।
धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा? तो इस्पात में होगा। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन कहाँ होगा? तो ठोस में होगा। VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है। कराए VA, VW और VS, तो इसका क्या होगा? VA से बड़ा VW और VW से बड़ा VS, ये होगा A। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्थता अधिक होगी उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, परंतु निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम, द्रव में उससे कम तथा गैसों में न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकेंड, हवा में कराए 331 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1400 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम, ठोस, द्रव एवं गैस या वायु कहें की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, इसलिए थोड़ा कम स्पीड इसमें होती है क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। कराए नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं आ सकती है? तो निर्वात में। किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो निर्वात में नहीं जा सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का कर रहा है कि हॉल की दीवारों को कैसा बनाना चाहिए? जो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को कैसा बनाना चाहिए? तो ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। करा है कि अधिकतम ठोस एवं कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती है, जबकि कोमल या नरम सतहें ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। यदि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट्स हॉल की दीवारें एवं छत नरम पदार्थ जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है ताकि वह आसानी से उसको अवशोषित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। कम से कम करा है 16.5 मीटर होनी चाहिए, उससे कम रहेगी तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। करा है जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। 1/10 मतलब सेकेंड का 10वां भाग तक। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समयांतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है कि किसी स्रोत में उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकरा के कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। इसीलिए इसका कैलकुलेशन करके निकाला गया कि 16.5 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतहों के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो वही 16.5 या 17 मीटर। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानतः है, अभी देखे थे कि वायु में वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में 330 मीटर प्रति सेकेंड और 1400 मीटर प्रति सेकेंड था जल में। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वैक्यूम की स्थिति है। इस स्थिति में जब तक वायुमंडल नहीं है तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, इसलिए एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि
ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम ही नहीं होता है, ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगति होती है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अधिक लंबी बांसुरी से, आंसर डी होगा, अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, चूंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होगी। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, जबकि ठोसों इत्यादि में अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़े को नष्ट कर देती है, प्रस्रव्य तरंगे जो है कीड़े को नष्ट कर देती है, सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती है, ये भी सही है। कपड़ों से धूल हटाकर इन्हें साफ कर देती है, जैसे लॉन्ड्री वगैरह में इसका यूज होता है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रस्रव्य तरंगों का निम्नलिखित चारों में यूज हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, जो कि सभी सही हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब श्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसे हम सुन भी नहीं सकते। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसे भी हमारी श्रवण क्षमता से परे है, यानी उससे ज़्यादा है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी हुई वस्तुओं को खोज करने में, द्रव को गर्म करने में तथा विविध चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। प्रस्रव्य ये ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वही है प्रस्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, मनुष्य की श्रव्य क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी में करा है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रस्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ जो है पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ उड़ते समय प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे राडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। हृदय जो है अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, सही है। कहे ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, नहीं तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति ठोस में होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में ला जाती। मैक संख्या जो हाई स्पीड को दर्शाता है। ध्वनि प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, प्रस्रव्य की, सही बात। करा हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होते हैं। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। जब वह पिंड ध्वनि की गति या उससे अधिक गति से विचरण कर रहा हो, तो प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा होता है।
जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं, उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है जो ध्वनि से भी गति से ज़्यादा तेज चलते हैं। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कह रहा है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक नहीं होगी, उससे कम होगी। कह रहा है आर ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। सही बात है कि ध्वनि की गति जो है परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ये गलत है, परंतु आर सही है। देख लेते हैं। पराध्वनिक पिंडों की चाल को मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूंकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि की वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहाँ कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है, अतः कथन गलत है जबकि कारण सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन होते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल, यानी 20 डेसिबल से ऊपर, लगभग 30 डेसिबल। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। फुसफुसाहट मतलब स्लो बोली 15 से 20 डेसिबल, साधारण बातचीत 30 से 60 डेसिबल, गुस्से में बातचीत 70 से 80 डेसिबल, ट्रक मोटरसाइकिल 90 से 95 डेसिबल, यंत्र कारखाने 100 से 110 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा जो बैंड बाजा होता है उसमें 110 से 120 डेसिबल, और जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, जबकि हमारा कान 20,000 डेसिबल सुन सकता है। चलिए 100 डेसिबल का रॉ का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखानों के शोर से। 100 डेसिबल जो है यंत्र कारखानों के शोर से। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो 45 डेसिबल तक। 45 डेसिबल तक एक सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा सहने की सीमा जो है 85 डेसिबल तक है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है, और 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। करा किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो 80 डेसिबल से अधिक। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो 60 डेसिबल जो है, 60 डेसिबल जो है मनुष्य के लिए उपयुक्त मानक स्तर है। करा एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग जो है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस्पात का वेग जो है पहले इस्पात में ध्वनि पहुंच जाती है और बाद में वह
हवा के माध्यम से पहुंचती है। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी, फिर बाद में वायु से होकर, इसलिए 2 बार आवाज सुनाई देती है। कहा है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है। केवल ध्वनि गुणता के कारण। करा है जब सितार और बांसुरी दोनों के ध्वनि गुणता अलग है, इसीलिए करा है कि केवल ध्वनि गुणता के कारण ही अलग किया जा सकता है भेद। ध्वनि की गुणता ध्वनि में उपस्थित सनादि और अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी में एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणता के कारण पहचाना जा सकता है। कराए अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। अनुरणन जो है विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा बड़े भवनों में प्रतीत होती है। ठीक है। कराए दीवारों, छत और धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है, तो हो सकता है। ए सही है, ए और आर दोनों सही, और इसका सही व्याख्या भी ये है। करा है कि जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों तथा छत से क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, इसे अनुरणन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वर ग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। नहीं, गलत है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है, तो नहीं, ये भी गलत है। चलिए इसका पूरा ये देख लेते हैं। कह रहा है कि संगीतिक स्वर ग्राम आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिन्हें एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों की सुखद अनुभूति होती है, जिसमें निम्नतम आवृत्ति का मुख्य स्वर के नोट कहते हैं। इसके बाद उच्च आवृत्ति मुख्य स्वर से एक निश्चित अनुपात में होती है। उच्चतम आवृत्ति को अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। एक सरलतम संगीतज्ञ स्वरग्राम द्विटोनी स्वरग्राम, इसे स्वरग्राम में मुख्य स्वर एवं उसके अष्टक सहित 8 आवृत्तियां होती है। करता है साधारणतः मुख्य स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज तथा उसके अष्टक की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। भारतीय संगीत पट्टी में 8 टोन एवं उनकी आवृत्तियां हर्ट्ज में इस प्रकार होती है। सारे गामा पाई पा धा निसा पर है तो सा का 256, रे का 288, गा का 320, मा का 341, पूर्णांक 1/3, पा का 384, धा का 426 पूर्णांक 2/3, नी का 480 और सा का 512, यानी पहला का 256 और लास्ट का 512। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई में सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की लंबाई। करता है निम्न में से किसकी तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों का। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों के तरंग दैर्घ्य के संदर्भ में अवरोही क्रम इस प्रकार है। रेडियो तरंगे सबसे ज़्यादा, माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण, तो सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग की होती है। कराए कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रित इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। साधारणतः टीवी रिमोट में रेडियो तरंगों का, अब रेडियो तरंग यहाँ नहीं है तो अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में प्रयोग होता है? तो अवरक्त नियंत्रण होता है, जो कि एक रेडियो तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में, तो वही अवरक्त तरंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कह रहा है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है इस त्रुटि को दूर करने के लिए। क्या लगाया जाता है? तो ऑडियो सिंक्रोनाइजर, क्योंकि
प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश को पहले दिखना चाहिए तथा ध्वनि को बाद में। इसी को दूर करने के लिए ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है, जो कि दोनों एक साथ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मांडुलन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मंडुलन द्वारा किया जाता है तथा चित्र के संदेशों के संचरण के लिए आयाम मंडुलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्ति आरोपण। कराए टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्ति आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 10 MHz होता है, माने मेगा हर्ट्ज। करा एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 10 मेगा हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। क्या हो जाती है? बंकित। तो ये गलत है। कराए रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, ये भी गलत है। रेडियो तरंगों की जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय नहीं है। कराए कथन गलत है और कारण सही है। सॉरी, कराए कि क्या करा है? रेडियो तरंगों की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय है। हाँ, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। वही कह रहा है कि वे समांतर चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्रों में अप्रभावित रहते हैं। तो कथन गलत है और कारण सही है, क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, अतः वे सामान्यतः चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित होती है। तो चलिए इसी के साथ आज का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।